पूरे लोकसभा इलेक्शन में कई सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठाए जा रहे हैं। ये डिबेट होती भी जब है जब किसी इंस्टीट्यूशन में लोगों को ट्रस्ट खत्म हो जाए। इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 16 साल का बच्चा घुस कैसे गया, अंडर एज है, दिखाई दे रहा है, फिर जाके वो 8 बार वोट दे ले और वो वायरल हुआ तो सस्पेंड किया, तो कौन सा एहसान किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन की पावर में मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। बैकबोन कैसी है इम्प्लीमेंटर्स की, उस पर डिपेंड करता है। वो है वोटर टर्नआउट डेटा का, इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन आना चाहिए। वापस से बैलेट पेपर वाले टाइम पे चले जाना चाहिए। चंडीगढ़ में हुई 36 बैलेट पेपर थे, 36, उसमें बेईमानी कर डाली। तो ये ड्रामेबाजी हो रही है। हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा। तो देश भर में 5 फेजेस के लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं, 6th एंड 7th फेज के लोकसभा इलेक्शन होने बाकी हैं। लेकिन इस पूरे लोकसभा इलेक्शन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, स्पेशली कई सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस मामले में हम एक्सपर्ट से बात करें, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं इस मामले को उनसे बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। तो आज हमारे गेस्ट हैं वो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी जी हैं। तो सर, वेलकम टू स्विच। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस पूरे इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसको किस तरह से आप देख रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन थी पूरे हिंदुस्तान में। बार बार कोई पोल वोल होते थे, कोई रिसर्च होती थी, तो उसमें ये निकल के आता था कि सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कमीशन है। आज पोल कुछ और कह रहे हैं, तो ये दुख की बात है। इस पूरे मामले में एक जो मामला है जो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, वो मामला वो है वोटर टर्नआउट डेटा का। तो ये जो डेटा है फर्स्ट एंड सेकेंड फेज का, वो इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को जो सार्वजनिक किया, जिसमें कि जो डेटा में डिफरेंस था वो काफी ज्यादा देखने को मिला। पहले टेंटेटिव 7 बजे तक का जो डेटा था वो 60% के आसपास था, एंड बाद में वो 66% के लगभग करीब डेटा था, और उसमें भी जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स है वो नहीं बताए गए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब वोटों की काउंटिंग होती है उस टाइम पे वो जो डेटा होता है वो कितने टाइम में आ जाता है, और इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। हाँ, मैं ये 2 4 दिन से मीडिया पे सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मुझे हैरानी है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिबेट डिस्कशन है किस चीज का। क्योंकि जो जितना मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं रिटायर हुए हुए मुझे बहुत हो गया, मेरी मेमोरी फेड हो गई। लेकिन मैं बताता हूँ ये डेटा जनरेट कैसे होता है। जी। जब आप पोलिंग स्टेशन खुलता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिस के सामने एक फॉर्म होता है, 17A, और वो जैसे स्कूल में बच्चों का हाजिरी रजिस्टर होता है उस तरह का वो फॉर्म है। आप वोट देने गई, सबसे पहले तो आपका नाम और आपका जेंडर ये लिख के वो, और सब बाकी सारे जो पोलिंग एजेंट है वो सब ये लिखते चले जाते हैं। 2 नंबर पे मैं गया तो 2 नंबर पे मेरा ना आ गया, 5 नंबर पे कोई और गया, 50 नंबर पे कोई और गया, 150 नंबर हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए। अब 2 बजे कोई शख्स, एक ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का या ऑब्जर्वर कोई आता है और वो पूछता है बताओ अब तक कितना वोट पड़ा। तो वो विद इन 1 सेकेंड, लास्ट लाइन ऑफ 17A, 301 वोटर के लेते कि जी 300 वोट पड़े, क्योंकि सामने लिखा हुआ है 300 वोट पड़े। तो ये रियल टाइम डेटा जनरेट हो रहा है, इसमें किसी किस्म की डिले का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर क्या होता है जब एंड एंड ऑफ द डे जब पोल खत्म हो जाता है, तो इसका जो टोटल्स हैं, ये तो 750 800 आपने इसमें डाल दिए। अब जब वो एक टोटल है, एक फॉर्म 17C है, उसमें सिर्फ टोटल इस बूथ में 800 वोट थे, 800 वोट पड़े हैं, 800 वोट डाल दिए। एब्सोल्युटली। एक कैलकुलेशन बस करनी होती है जिसमें 5 7 10 मिनट लगते हैं कि इनमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, वो उसके आगे 2 कॉलम में मेल फीमेल डाल देते हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको साइन करता है, और ये इनको जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, उनको भी एक एक कॉपी थमा देता है और अपने पास रखता है। तो रियल टाइम डेटा डिक्लेयर्ड ऑन द स्पॉट। ये 17C को साइन के बिना, और 17C में जो दरअसल डिले जो एक होती है, एक और
कि जी वोट फिगर्स में डिले का एक कारण जो एक और होता रहा है वो ये है, हमारे वक्त में तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, 5:30 बजे पोल खत्म होता था। 6 बजे हमारा एक ऑफिसर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताता था कि पूरे देश का इलेक्शन खत्म हो गया और इतने वोट इतने परसेंट वोट पड़े हैं। साथ साथ वो एक सेंटेंस बोलता था कि ये फिगर फाइनल नहीं है, इसमें टेंटेटिव। ये टेंटेटिव है। क्योंकि रीजन भी देता था, क्योंकि अभी हजारों जगह लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि रूल ये है कि 5:30 बजे तक जो भी लाइन में पहुंच गया उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे 10 बज जाए। ठीक है। तो चूंकि वो 8-9 बजे 10 बजे तक भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, उसका मार्जिन रखे कि जी बस ये जब आ जाएगी तब हम आपको फाइनल डेट बता देंगे। तो वो फाइनल डेटा अगले दिन आ जाता था, क्योंकि उन एक्स्ट्रा लॉन्ग क्यूज में जो डेटा जनरेट हुआ वो शाम तक रात तक 12 बजे तक, नहीं तो अगले सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे मिल जाएगा। नहीं, आप ही बताएं कि पहला फेज में 11 दिन में दिया, तो दूसरे तीसरे चौथे का कितने दिन में दिया? 4 दिन में। 11 दिन में दे। तो वो 4 और 11 दिन में ये 7 दिन का फर्क कहाँ से आ गया? क्या मतलब है ये नहीं बिल्कुल जो बिल्कुल कोई रूल नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं। वो क्यों, कैसे ही वही डेटा 4 दिन में भी हो सकता है, वही डेटा 11 दिन में भी हो सकता है। और मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, ये तो रियल टाइम डेटा था, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन आना चाहिए। ऑलरेडी फॉर्म 17C जो है वो तो पब्लिक डोमेन में आ ही जाता है, उसी दिन एजेंट के हाथ में थमा दिया जाता है। तो जो डेटा पब्लिक डोमेन में पहले दिन ही आ गया, उसको 3 दिन 5 दिन 7 दिन कैलकुलेशन, और ये इतने आज की कंप्यूटर एज में ये कौन से चौथी क्लास के बच्चों को बुला के बिठा के उनसे ये कंप्यूटेशन कराई जाती है। आई डोंट नो। इस पे ये सवाल ऑपोजिशन भी कर रहा है कि इतना टाइम लग रहा है तो हमें वापस से बैलेट पेपर वाले टाइम पे चले जाना चाहिए। वो बैलेट पेपर पे जाना के मैं समझता हूँ बहुत ही गलत और फूलिश सजेशन है। सवाल ही नहीं है वो और ऑपोजिशन ने अपना इतना टाइम इस पे बर्बाद किया, बजाय इसके कि इलेक्टोरल रोल की करेक्टनेस और वहां बेईमानियां क्या हो सकती है उस पर गौर करने के बजाय बैलेट पेपर बैलेट पेपर। अरे भाई भूल गए बैलेट पेपर हमने क्यों छोड़ा था? कि बैलेट पेपर के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी। वो अब आज के लोग साधु हो गए। जो उस जमाने में गुंडे बहुत कैप्चर करते थे, आज उनके से 1000 गुना गुंडे ज्यादा पैदा हो गए। वही वही हरकत करेंगे। और तो और बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल चंडीगढ़ में हुई, 36 बैलेट पेपर थे, 36, उसमें बेईमानी कर डाली 36 में। और जब आप समझिए कि 100 करोड़ की बात हो रही होगी, उसमें कितनी होगी कि आप बूथ कैप्चर नहीं हो जाएगा, तो वो भूल के जी उस पर चले जाओ, उस पर चले जाओ, उस पर देखो 36 बैलेट पेपर में उनमें से उन्होंने 12 को इलीगली इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब मशीन में इनवैलिड हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले बैलेट पेपर के जमाने में हजारों इनवैलिड होते थे और उस पर झगड़े होते थे कि ये मैं कहता हूँ ये मेरा वोट है, आप कह रहे हैं ये मेरा वोट है। वो झगड़ा हो रहा है कि जी ये तो लाइन इधर हो गई उधर हो गई, ये सारा। और हजारों वोट होते थे, जब विनिंग मार्जिन है 500 और इनवैलिड वोट्स हैं 5000, ये सारी चीजें खत्म हुई थी। तो ईवीएम तो एक इम्प्रूवमेंट थी, उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट 2-3 बार किया गया। उसके बाद वीवीपैट के बाद उसको फर्दर इम्प्रूव किया गया। और अब वीवीपैट में भी एक दो इम्प्रूवमेंट है जो मैं भी जिसकी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता रहा हूँ। तो इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो हो गया सिर्फ डेटा कितना टर्न आउट था बताने के लिए। तो अब जो है कि जी ईवीएम से मैं छेड़छाड़ हो पाएगी, वो बात मुझे नहीं समझ में आती। क्योंकि 17C में तो जो इत्तला है कि जी 800 वोट पड़े, तो वो 800 वोट पड़ने के बाद उस मशीन को सील कर दिया गया। दो तो उसकी इंटरनल सील है, टेक्निकल। तीसरी एक सील होती है जो उस मशीन के चारों तरफ एक कागज की सील है, जो उसको चिपका दी जाती है। और वो कागज की सील बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो उस पे एक यूनिक नंबर है, जैसे आपके करेंसी नोट पे यूनिक नंबर होता है। और वो सील एक्चुअली छपती भी नासिक में ये करेंसी प्रेस में ही है, बार ताकि उसकी बार कोई कोड की तरह। बार कोड की तरह नहीं है, एक्चुअल नंबर। ओके ओके। एक्चुअल नंबर उस पे देना, आप नोट अपना निकाल के देखिए, नोट पे एक नंबर लिखा है ना, तो राइट वो राइट। यूनिक नंबर है। उस नंबर का दूसरा नोट हो ही नहीं सकता। इसी तरह उस इस नंबर की दूसरी सील हो ही नहीं सकती, डुप्लीकेट इसकी हो नहीं सकती। तो वो सील उसके ऊपर लगा दी जाती है। और जो लोग यहाँ पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं उनसे कहा जाता है कि इनके ऊपर इसके ऊपर साइन करो।
ना आपके सिग्नेचर अगर उस पर ले लिए, तो अब ये मशीन आप अगर बदली गई और आप कहोगे मेरे दस्तखत तो इसमें से मिसिंग है, तो उधम मच जाएगी। तो दस्तखत जनता के दस्तखत उसमें लेके, नहीं पोलिंग एजेंट के दस्तखत लेके अब ये मशीन पोलिंग स्टेशन से चलेगी। पोलिंग स्टेशन से जो चलेगी तो इसके के पीछे पीछे पैरामिलिट्री फोर्स चलेगी। और जनता से कहा जाएगा, इलेक्शन कमीशन कहती है कि भाई हमारा स्टाफ हमारा है बड़ा, हम उसको पसंद करते हैं, लेकिन उनमें कोई नालायक भी हो सकता है, कोई बेईमान भी हो सकता है, हम भी उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप भी ना करो, आप उसके पीछे पीछे आप जाओ अगर आप जाना चाहते हो। तो बहुत सारी गाड़ियां उसके पीछे पीछे चलती हैं और स्ट्रांग रूम तक उसका पीछा करती है। स्ट्रांग रूम में, अब स्ट्रांग रूम की भी पिक्चर सुन लीजिए। स्ट्रांग रूम हमेशा 365 दिन लॉक एंड की में होता है, और पैरामिलिट्री फोर्स उसको हमेशा गार्ड करती है पूरे साल। उसको अगर किसी वजह से एक मशीन निकालनी है अदालत में पेश करने के लिए, अगर खोलना होता है, तो फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी जो लोकल हैं उनको बताया जाता है कि हम ये खोलना चाहते हैं, आप लोग आ जाओ। उनके सामने खोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो स्ट्रांग रूम पे जो ताला है उसके ऊपर भी एक सील लगी हुई है, पेपर सॉरी कपड़े की, कपड़े की सील उसके ऊपर लैक ताकि रिप्लेस ना हो जाए, और उसके ऊपर भी लोगों के दस्तखत कराए जाते हैं। ठीक है ना। अब ये मशीन अंदर रख दी जाएगी स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम का डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। उसके अंदर सिर्फ एक एंट्री एग्जिट होती है, मेन दरवाजा। कोई खिड़की नहीं होगी, कोई रोशनदान वेंटिलेटर नहीं होगा ताकि कहीं से उसमें कोई जा सके। सिर्फ एक ही दरवाजा। उस दरवाजे के ऊपर मैंने सील आपको बता दी कि कैसी सील लगती है, और उसके ऊपर लोगों के दस्तखत होते हैं। और उसके 3 रिंग उसके सिक्योरिटी के होते हैं। इनर पैरामिलिट्री, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस, तीसरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस। और पॉलिटिकल पार्टीज को इनकरेज किया जाता है कि आप 24 घंटे इसके ऊपर वॉच रखिए। अच्छा, दोनों का स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और वीडियो कैमरास लगे हुए हैं। राइट। और फिर इन लोगों से कहा था कि आप वॉच रखिए, यहाँ पे चारपाई अपनी बिछा लीजिए, और खाना पीना ये वो सब आप कीजिए, पानी वानी का बंदोबस्त हम करते हैं, टॉयलेट हम देते हैं, खाना आप अपना लेके आइए। तो अब जिसको इस तरह की वॉच में रखी हुई है, उस में 800 अगर वोट पड़े थे, तो वो 850 कैसे हो जाएंगे? जादूगरी कोई कर सकता है। और पीछे सरकार के तो मुझे पता लगा कि उनकी डेथ हो चुकी। तो अब कौन सा जादूगर है जो इसके में इतने सील्ड उसमें मल्टीपल सील के अंदर डेटा बदल देगा? क्योंकि छह बाकी परसेंट के डेटा में डिफरेंस आना काफी बड़ा डिफरेंस देखा जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ अल्टीमेटली ये इस डेटा के की इतनी इंपॉर्टेंस मैं नहीं जानता। मेरे लिए डेटा वो इम्पोर्टेंट है जो मशीन में बंद है, क्योंकि बट उस दिन बंद होता। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो भी बताए नहीं गए हैं, तो वो भी तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं। वो कहीं ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर तो सबसे पहले जनरेट हुए थे कि राइट। 800, जब वो फॉर्म 17A जो है, जब 100 वोटर, 200 वोटर, 300 वोटर और 842वां वोटर जब आया, तो जब हमसे पूछे कितने वोट पड़े हैं अभी, तो हम लास्ट लाइन देखते हैं कि हमारा लास्ट वोटर का क्या नंबर था, 852। तो 852 तो एब्सोल्यूट नंबर तो पहले जनरेट हुआ। और उस गांव में या उस पोलिंग बूथ में कुल 1200 1100 वोट थे। उसमें से ये 852 कितने परसेंट बनता है, ये परसेंटेज तो बाद में कैलकुलेट होती है। तो पहले तो एब्सोल्यूट डेटा होता है। तो आपने परसेंटेज तो रिलीज कर दी, एब्सोल्यूट डेटा नहीं दिया। ये बात मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये तो सीक्वेंशियली बड़ा गलत है। पहले तो एब्सोल्यूट फिगर जनरेट होती है, उससे आप कैलकुलेट करते हैं कि ये फला फिगर की टोटल पॉसिबल वोटर्स की कितना परसेंट बना। तो ये जो 5%, 6% ये बढ़ गया हो गया, मुझे मुझे नहीं समझ में आता कि इसका इम्पैक्ट उस मशीन में क्या पड़ेगा जिसमें वोट अंदर पड़ चुका है और सील बंद है। और वो एक उसमें भी इजाफा न कटौती न इजाफा उसमें संभव है। तो ये क्या खेल और क्या ड्रामेबाजी हो रही है। और ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, लोगों को नहीं बताया जा रहा, छुपाया जा रहा है कि नहीं आपका हक ये है। आपने बताया कि आरटीआई में किसी ने बोल दिया, या किसी ने भी मुझे बोला कि साहब वो आरटीआई में कीजिए साहब, ये लोगों का हक नहीं है जानना। व्हाट नॉनसेंस, एवरीथिंग लीगली बाउंड, अबाउट इलेक्शन। लीगली बाउंड नहीं है बताने के लिए। हाँ बिल्कुल बाउंड है, हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए।
कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? पता नहीं कितने ये क्या बोल दिया। राइट। इस इलेक्शन में हम देख रहे हैं काफी सारे इंसिडेंट, आपने भी देखा होगा, जैसे हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग फोन ले जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उसके बाद माइनर ले जाके मल्टीपल टाइम्स वोट डाल रहे हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट पे बाद में कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई भी तब हुई जब वीडियो वायरल हो गया। तो इस तरह की जो इंसिडेंट है वो इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, मैं समझता तो बहुत बड़ा बड़ा वो है, क्योंकि हम इलेक्शन से 6 महीने पहले से डीसी एंड एसपी के साथ जो मीटिंग करते हैं उसमें ये एम्फसाइज करते हैं कि देखो तुमने जरा भी चूक की और कोई ऐसे को टफ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, टोटली न्यूट्रल होना है, जरा सा भी डाउट का स्कोप नहीं होगा, और होगा तो हम तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, हम तुमको फौरन निकाल देंगे। और इलेक्शन कमीशन को पावर है कि होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एसपी और डीएम को तो भूल जाइए, उनको तो आए दिन इलेक्शन कमीशन चेंज करती रहती है। डीजी पुलिस को चेंज कर सकती है, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को। हमारे वक्त में यूपी में इन तीनों टॉप पोस्ट को एक ही दिन हमने एक ही स्ट्रोक से सबको चेंज किया था, क्योंकि ऑपोजिशन ने लाके, उस वक्त ऑपोजिशन बीजेपी थी बाय द वे, उन्होंने लाके हमको दिखाया कि ये जो है ये पार्टीजन एक्ट कर रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं, जा जाके ये कर रहे हैं। तो हमने बुला के चीफ सेक्रेटरी को कि भाई अगर चीफ मिनिस्टर आपको इतना पसंद है, जाके उसकी टांगे दबाओ, हमें तुम जैसे चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहिए। आधे घंटे के अंदर दूसरा चीफ सेक्रेटरी। ये सारी पावर इलेक्शन कमीशन को क्यों दी थी कॉन्स्टिट्यूशन ने? इसीलिए दिए कि अच्छा मैनेज करें। उसके बावजूद ये टेलीफोन कोई लेके क्यों चला गया? तो वहां पे कोई दो चार पुलिस वाले सस्पेंड होने चाहिए, वहां का एसपी सस्पेंड होना चाहिए, बिकॉज इट इज द पुअर मैनेजमेंट, इट हाँ, इज पे लैक ऑफ कार्रवाई हुई, मैनेजमेंट। जो पोलिंग बूथ पे लोग थे उन्हें सस्पेंड किया गया, बट कार्रवाई तब हुई जब वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। उसी का मैं कह रहा हूँ कि ये जब वायरल हो गया, ये तो इससे पहले ही कि ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। राइट। और एक वक्त था कि ऐसी नौबत आती नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि दूर दूर तक ये लेके गुजरे। तो ये इनकी हिम्मत, एक बच्चा 17 व 16 साल का, वो 8 8 बार जाके वोट वोट दे लेता है, ये कैसे दे लेता है? और वो वहां पे जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए, वो अंधे थे क्या? वो क्यों चुप थे? उनके सामने ये हो रहा है, चलो पोलिंग पार्टीज को तो खरीद लिया होगा किसी ने, लेकिन एजेंट्स जो बैठे थे पार्टीज के, वो क्या कर रहे थे? एक बच्चा आता है, आपका बच्चा घुस कैसे गया? अंडर एज है, दिखाई दे रहा है, फिर जाके वो 8 बार वोट दे ले, और वायरल हुआ तो सस्पेंड किया, तो कौन सा एहसान किया? तो इनाम देते क्या? सस्पेंड ना करते तो उसको और इनाम देते कि तूने इतना ओलंपिक मेडल हासिल किया, कि तूने तो ऐसा इम्पॉसिबल काम कर दिया। ये सब क्या बकवास हो रही है? ये दिस इज नथिंग बट इलेक्शन मैनेजमेंट, और उसमें उसकी त्रुटियां हैं। हम इस इलेक्शन में ये भी देख रहे हैं कि लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि लोगों का, जब हम ग्राउंड पे भी गए थे फील्ड रिपोर्टिंग के लिए इलेक्शन के टाइम पे, तो एक बड़ा सवाल लोगों का ये रहता है कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है। सेकंड, कि हम वोट चाहे किसी भी पार्टी को दें, वो जाएगी एक पर्टिकुलर पार्टी को। लोगों के अंदर ये डर है। तो उन लोगों के लिए, उन वोटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा एक्चुअली में हो सकता है? क्या ईवीएम को हैक किया? बिल्कुल नहीं, मैं इस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल डेफिनेटली रूल आउट करता हूँ, और बार बार इसको मैं डिफेंड करता हूँ कि देखिए ईवीएम में छेड़छाड़, तो ये जो कहा जाता है बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि अगर, और उसका एक मैं सबूत देता हूँ, अगर हो सकती होती तो इतनी पावरफुल गवर्नमेंट जो आजकल की है, 6 महीने पहले वो कर्नाटक के इलेक्शन बुरी तरह हारती, ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकती है, और लेकिन न किया होता। तो बंगाल में हारी, यहाँ हारी, पंजाब में हारी, हिमाचल में हारी। तो बार बार रूलिंग पार्टी जगह जगह हारती रही है, हर रूलिंग पार्टी, कोई स्पेसिफिक की मैं बात नहीं कर रहा, कि ये इसलिए संभव हुआ कि ईवीएम को अभी तक मैनिपुलेट करने में कोई कामयाब नहीं हुआ है। बट और वीवीपैट के बाद से तो मेरा वीवीपैट को लेके क्वेश्चन था कि लोग ये भी कह रहे थे ना कि आपने ईवीएम पे किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, बट जो वीवीपैट पे जो पर्ची जनरेट होकर आ रही है वो डिफरेंट है। तो उसको किस तरह से, उसमें वो क्या उसका भी मैं मॉडिफिकेशन बता, चाहिए? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी मैं बताता हूँ, क्योंकि देखिए आज के मीडिया इतना फैला हुआ है मीडिया। 20 लाख मशीनें हैं, 20 लाख। और आप किसी भी साल का किसी इलेक्शन का दीजिए, इस इलेक्शन का बता दीजिए कि कितनी बार आपने देखा कि एक मशीन में वोट डाला आपने, एक और निकल रहा है बी को। कितने केसेस आपके सामने आए? हम्म। एक, दो, पांच। तो 20 लाख में से पांच, ये मशीन में किसी भी किस्म के प्रॉब्लम होना, डिफेक्ट होना, टेक्निकल रूल एरर। आउट नहीं किया जा सकता। हर मशीन की 3 बार इस पे मॉक पोल होता है। मॉक पोल का क्या मतलब है? जब सबसे जब इलेक्शन आने वाले हैं,
5-6 महीने में इलेक्शन होने हैं, तो 5-6 महीने पहले हम अपनी ये 20 लाख मशीनें निकालेंगे गोदामों से और उनको टेस्ट करेंगे, साफ करके टेस्ट करेंगे कि ये सब काम करने के लायक हैं कि नहीं। क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल रखे रखे इनमें कोई खराबी तो नहीं आ गई, कोई किसी की बैटरी कमजोर हो गई, किसी को कोई तार ढीला हो गया, कुछ ही हो गया, वो गया। 100% उसकी चेकिंग होती है, इसको फर्स्ट लेवल चेक कहते हैं। उस फर्स्ट लेवल चेक का एक हिस्सा ये है कि 50 वोट हम दबा के देखते हैं, रिजल्ट निकाल के कि जिनको डाला था उन्हीं को गया कि नहीं गया। 50। तो लोग क्या करते हैं, लोगों का दिमाग भी तो बड़ा तेज है ना, कि नहीं नहीं ये मशीनें बड़ी बेईमान है, ये बड़ी स्मार्ट है, 50 तक ईमानदारी से एक्ट करेंगी, बेईमानी 50 के बाद शुरू करेंगी। ये हमने सुना, हमने कहा इसको भी इलाज करते हैं। हमने उस वक्त फैसला किया कि 10% मशीनें हम 1000 प्रेसेस करेंगे, हम 1000, यानी पूरे दिन का प्रेस। अब 10%, 2 लाख में 20 लाख का 10% कितना हुआ, 2 लाख मशीनें। बोला। 2 लाख मशीनों को हम फर्स्ट लेवल चेक में पूरे दिन 1000 प्रेसेस उसके करते हैं। जब अच्छा, और बल्कि जो लोग बैठे हुए होते हैं पॉलिटिकल पार्टी एजेंट, उन्हीं से कहते हैं कि आप भी हमारी मदद करो, आप भी दबाओ, तो वो कान पकड़ते हैं कि साहब माफ करो, दिन भर हम मशीन को दबाया जा रहे हैं, ये तो ठीक काम कर रही है, ये तो ठीक काम कर रही है। फिर हमने उसको 10% से घटा के 5% कर दिया। 5% भी तो 1 लाख मशीनें हैं। सैंपल एक साइज लाख काफी मशीन बड़ा है ये तो। है ना, टेस्ट। 1 लाख मशीनों को अगर 1000 बार हम प्रेस कर रहे हैं, तो उसके बाद भी कहना कि जी ये मशीन गलत दबा देगी, तो इस किस्म के टेस्ट हम 3 बार करते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, जिस दिन कैंडिडेट फाइनल हो गया कि यहाँ 15 कैंडिडेट है या 25 है, उस दिन एक हम फर्स्ट लेवल चेक करते थे। फर्स्ट लेवल चेक नहीं, ये मॉक पोल करते हैं। तीसरा मॉक पोल ऑन द डे ऑफ पोल, जब आप जाती हैं 7 बजे पोल शुरू होता है, तो 6 बजे एक मॉक पोल वहां पे हो चुका होता है 50 वोटों का, और वो उसका रिजल्ट दिखाया जा चुका होता है, जो वहां पे एजेंट बैठे हुए हैं, और उनसे दस्तखत लिए जाते हैं कि ये मशीन ठीक काम कर रही थी। तो 6:30 बजे वो मशीन ठीक काम कर रही है और 8:30 बजे में वो मशीन बेईमान हो गई। ये क्या मोमल बात है। तो ये सिर्फ जो र्यूमर्स होती ना, ये र्यूमर्स का हिस्सा है। इसलिए मशीन पे लोगों को ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकती होती तो जो मैंने आपको बताया कि वो इलेक्शन, बड़े प्रेस्टीज इलेक्शन, वो पार्टी जिसके पास बहुत पावर है और जिसके पास काबिलियत भी बहुत है, वो ये इलेक्शन हार जाती क्या? मेजोरिटी सवाल ही नहीं जिनके पैदा। पास है फिर वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई मैनिपुलेट कर मॉडिफाई। सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हैं। ये काफी डिबेट तो इल इन्फॉर्म डिबेट है कि मतलब, अच्छा होता ही है कि ये डिबेट होती भी जब है, जब किसी इंस्टीट्यूशन में लोगों को ट्रस्ट खत्म हो जाए। ट्रस्ट होता है ना, हमें हमें एक फायदा ये था कि हमें पूरे उस वक्त तक खुदा का शुक्र है कि बड़ा ट्रस्ट था। हमसे गलतियां भी अगर हो जाती थी तो लोग माफ कर देते थे कि ये कोई जेन्युइन गलती, कि इतना सारा स्टाफ है, किसी ने वो गलती होगी, ये यहाँ कोई बदमाशी नहीं हो रही, बेईमानी नहीं हो रही। होता क्या है कि जब अगर किसी पे से ट्रस्ट होता जाए तो वो अच्छा काम भी कर रहा है, उसके अच्छे काम में भी लोग उंगली उठाने को तैयार हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के। राइट। बट इस लोकसभा इलेक्शन में एमसीसी के बाद कई ऐसे भाषण दिए गए, कई ऐसे इंसिडेंट हुए, लेकिन उन सभी घटनाओं में या तो नोटिस दिया गया या फिर जवाब मांगा गया, बट उतना एक्शन नहीं लिया जा सका। तो मेरा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर होता है कि वो एक स्ट्रांग एक्शन ले सके, और आपके हिसाब से और क्या पावर्स बढ़ने चाहिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन की पावर में मेरे हिसाब से, जो मैंने बार बार कहा है, कोई कमी नहीं है। मॉडल कोड में भी कोई कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आपको याद होगा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा और बुरा नहीं होता है, अच्छे और बुरे उसको इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। अगर अच्छे हाथों में होगा तो ये बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, और बुरे हाथों में जाएगा तो बहुत बुरा कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका जो ये फिलोसफी थी, आज यहाँ पे भी अप्लाई की जा सकती है कि पावर पूरी है, मॉडल कोड में सब कुछ है। सिर्फ ये कि बैकबोन कैसी है इम्प्लीमेंटर्स की, उस पर डिपेंड करता है। इलेक्शन कमीशन में 2023 से ही क्वेश्चंस खड़े किए जा रहे हैं, जब अपॉइंटमेंट को लेकर बिल चेंज हुआ और ये सारी पूरी घटना हुई। फिर उसके बाद हमने देखा इस साल कैसे इलेक्शन से पहले दो अपॉइंटमेंट्स भी हुए उसी बिल को लेते हुए। तो आपके हिसाब से जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया थी, क्या वो पहले वाली सही थी, या अब वाली जो प्रक्रिया है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है? नहीं, देखिए, पहले प्रक्रिया ये थी कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ द डे या प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे लगा देता था। मैं भी उस रूट से आया था।
लेकिन आप देखेंगे 60 साल में कभी भी उस रूट से आए हुए किसी जैसे सीईसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग उस पर उंगली उठाएं कि भाई जो सरकार ने लगाया तो सरकार को फेवर कर रहा होगा। किसी ने नहीं किया। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन जो ऊंचे से ऊंचेतर होती चली गई। लेकिन उसमें एक कमी थी, जब मैं सीईसी था उस वक्त भी मैंने कहा है कि देखने में ये भद्दा लगता है, बल्कि क्योंकि इंटरनेशनली हम जब जाते थे लोग पूछते थे कि भाई आपको सरकार ने लगा है तो आप तो सरकार को फेवर करेंगे। हमने कहा हम फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि वंस यू बिकम द इलेक्शन कमिश्नर आपने अपने सरकार से पूरा नाता तोड़ना पड़ता है, अम्बिलिकल कॉर्ड काटनी पड़ती है। मैं जब बना तो मेरे साथ 1 साल रिटायर होने में बाकी था, तो मैंने रिजाइन किया आईएएस से, और ताकि मैंने सरकार से अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब सरकार मुझको भले ही मुझे प्रधानमंत्री ने लगाया हो, उसके बाद वो प्रधानमंत्री मुझसे बात नहीं कर सकते कि जी ये करो वो करो वो करो, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये सिस्टम था और बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन देखने में जरा वो ये होता था कि भाई कोलिजियम सिस्टम जिससे हम इंडिया परिचित है, आफ्टर ऑल सीवीसी, सीआईसी और तो और डायरेक्टर सीबीआई की अपॉइंटमेंट भी एक कोलिजियम करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं। इनकी एक अपॉइंटमेंट की हुई कि पिछले 15 साल में किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। तो ये डिमांड होती थी और इलेक्शन कमीशन भी डिमांड करता था, और हम लोग जो पुराने हम लोग सर्विंग, मेरे कई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये डिमांड की कि भाई हमारे लिए भी कोलिजियम बना दो, कलेक्टिव डिसीजन, क्योंकि पूरी दुनिया में कलेक्टिव डिसीजन होता है, कहीं ऐसा नहीं होता कि यूनिलेटरली सरकार जिसको चाहे लगा दे। और तो और पूरी पूरी पार्लियामेंट स्क्रूटिनी करती है। कहीं तो पार्लियामेंट उसका इंटरव्यू करती है, एक आध जगह तो कंट्री में उस इंटरव्यू को नेशनली टेलीकास्ट किया जाता है कि सब जनता का विश्वास भी रहे कि जो इसको चुना था फेयर चुना गया था। तो हम लोग ये कहते थे भाई कोलिजियम हमारे लिए भी शुरू कर दो, अच्छी चीज है। कोलिजियम बना, लेकिन ये जो कोलिजियम बना ये बड़ा बोगस कोलिजियम बना, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस के बजाय प्रधानमंत्री और उनका अपॉइंटेड एक मिनिस्टर। अब उनका अपॉइंटेड एक मिनिस्टर प्रधानमंत्री से डिफर करेगा क्या? तो दो 2-1 हो गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आपने पहले ही जीरो कर दिया। तो देखिए, एक चीज, एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में ऑप्टिक्स, ये देखने में कैसा लग रहा है, तो देखने में भद्दा लग रहा है। तो क्या ये सरकार को ये चीज नहीं सोचती कि भद्दा लगेगा? ओरिजिनल ड्राफ्ट में इन्होंने चीफ जस्टिस ही डाला था, फिर उसको हटा के जी एक और मिनिस्टर, और फिर उसके फनी फनी जवाब आएंगे कि क्या मंत्रियों को ट्रस्ट नहीं कर सकता है? अरे बिल्कुल, सारा सिस्टम मिसट्रस्ट पे होता है, किसी को नहीं ट्रस्ट कर सकते। और इसीलिए ये सिस्टम कोलिजियम वोलिजियम ये बनाने का जो प्रथा है वो इसीलिए होती है कि जनता को नॉट ओनली इंसाफ, फेयर सिलेक्शन लगे, न सिर्फ फेयर सिलेक्शन हो, देखने में फेयर लगे। मेरा एक क्वेश्चन आपसे आपके टेन्योर को लेकर है। हम देखते हैं जब कोई पार्टी इतनी स्ट्रांग पार्टी होती है तो इलेक्शन के दौरान क्या इलेक्शन कमीशन पे किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा होता है? ऑब्वियसली वो उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी कोशिशें करती हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपके टेन्योर में आपने बहुत सारे इलेक्शंस करवाए हैं, क्या कभी इस तरह का इंसिडेंट आपने फेस किया या फिर कुछ ऐसा इस तरह की घटना हुई? देखिए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो हमेशा एक डेलीगेशन की सूरत में इलेक्शन कमीशन में आते हैं। उसमें रूलिंग पार्टी का डेलीगेशन भी हो सकता है। अब रूलिंग पार्टी का डेलीगेशन मेरे सामने बैठा हुआ और मैं डर के मारे अपनी कुर्सी में कांपने लगूं, तो मैं उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हूँ। तो क्योंकि मैं, ठीक है रूलिंग पार्टी ने मुझे लगाया होगा, लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूँ, मेरे सारे जो कॉन्शियंस मेरा बॉस है और कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बॉस है। ठीक है, ऐसी सूरत में उसको प्रेशर कोई मान ले या उसको डिसमिस कर दे, सबको सुनो और बात वो करो जो ठीक है ना। लेकिन एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने अपने वक्त में यूपी का इलेक्शन हो रहा था, 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया था, इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड। जो लॉ मिनिस्टर, जो हम सबके अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री के कहने पे प्रेसिडेंट के अप्रूवल से जब होता है, लेकिन उसको जो मिनिस्ट्री जिसको जारी करती है वो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्टर है। उसको हमने चार्जशीट किया, सेंश्योर किया था। इससे ज्यादा इंडिपेंडेंस को का कुछ सबूत हो सकता है रूलिंग पार्टी को? 4 4 मिनिस्टर। बल्कि मैं एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग बता दूं,
कि जब इतना बार बार होने लगा और लॉ मिनिस्टर के बाद हम लोगों ने, कमीशन ने फैसला कर लिया, मेरे तीनों कलीग ने, कि अगला अगर किसी मिनिस्टर ने बोला तो अब हम अगला नोटिस पार्टी के प्रेसिडेंट को देंगे कि क्यों ना हम आपके सिंबल छीन लें। वो नौबत नहीं आई, लेकिन इस हद तक हम लोग इंडिपेंडेंट थे। वही सिस्टम, ये कि वही जब कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी जो होती है, सत्ताधारी पार्टी, वो इतने बड़े लार्ज नंबर्स में होती है, तो क्या वो प्रेशर बनाने की कोशिश करती है जब लार्ज नंबर होता है, उनके पास सारे नंबर्स होते हैं? नहीं नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट तो पावरफुल होती है, वो प्रेशर अपने तौर पे, वो एक प्रेशर है कि वो आपके रेड करा देंगे, एक ये प्रेशर है। दूसरा ये कि आपके एक डेलीगेशन आके अपनी शिकायत करता है, अपना ग्रीवेंस बताता है कि साहब देखिए हमारे साथ ही हो रहा है, हालांकि हम रूलिंग पार्टी हैं लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, जो पॉसिबल है रूलिंग पार्टी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। तो वो डेलीगेशन की सूरत में आके अपना रोना रोते हैं, अपना ग्रीवेंस बताते हैं, और उसका समाधान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है ना, इसलिए कि ये दबाव दबाव दबाव, अब वो दबाव में कौन कितना आने को तैयार है, तो वो तो हर एक का अपना अपना पर्सनल कैरेक्टर भी होता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया हमें। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे आने वाले जो 2 फेजेस हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हों, और जो रिजल्ट्स है वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ हों। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर हमारा पूरा भरोसा है, बट बीच में इस तरह के जो छोटे मोटे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो इस तरह के सवाल उठाने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। और जो हमारे व्यूअर्स भी हैं उन्हें भी बहुत, क्योंकि ये सारे बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अगर हम आसान भाषा में एक वोटर को बोले, आपने बोला ना जैसे कि ईवीएम हैक हो जा रहा है, ये लोगों तक बात पहुंच जाती है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन क्वेश्चंस का जवाब उन तक पहुंचाना। तो उसमें आपने हमारी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।